नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि शानदार होंगे। और देखिए, जनगणना पर जो मैं क्लास आपको कराया था उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, है ना? तो त्रुटियां थी, तो फिर से उसको हमने क्रॉस चेक किया। तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न, लगभग 10 प्रश्न के आसपास उसमें त्रुटियां थी। तो जिस स्रोत से हमने उसको लिया था, वो स्रोत को मैंने देखा तो वाकई में वहाँ बहुत त्रुटियां थी, और फिर हमने उसको सर्च किया। तो सर्च करके अब जो है आपको बिना त्रुटि के मिल रहा है। तो ये संशोधित है, इसको अवश्य देख लें। और यहाँ से आपका 1 से 2 सवाल मिलेगा। साथ ही मैंने बताया है कि बिहार के लिए अलग से मैं करा दूंगा। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देश की जनगणना का जो दायित्व है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया है? तो जो देश की जनगणना का जो दायित्व है वह अनुच्छेद 246, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 246 के अनुसार यह केंद्र सरकार कराती है। कौन? केंद्र सरकार कराती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरा सवाल ये रहा। दूसरा सवाल है कि जनगणना 2011 का नारा क्या था? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो जिनको भी लग रहा है कि प्रगणक शिक्षिका, वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रगणक शिक्षिका जो था वह क्या था? तो वह था शुभंकर। बाकी नारा आपसे पूछा है तो आप नारा बताएंगे कि जो नारा था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जी हाँ, यही था इसका नारा। तो ध्यान रखिएगा। आइए, शुभंकर की मैं बात करूं तो प्रगणक शिक्षिका, शिक्षक नहीं, बालक भी नहीं, मित्र भी नहीं, प्रगणक शिक्षिका। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए चौथा सवाल। जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? तो जनगणना 2012 जो थी वह 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कहे, स्वतंत्र भारत की कहे तो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आइए, जैसा कि 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है तो आप बता देंगे कि 7वीं जनगणना थी। आइए छठवां सवाल देखिए क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर कहलाने वालों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि साक्षर वही होगा जिसकी उम्र कम से कम 7 वर्ष हो, और कंडीशन एक और है कि वह पढ़ लेता हो, साथ ही साथ वह लिख भी लेता हो। अगर ये तीनों कंडीशंस का वो पालन कर रहा है, ठीक है, तीनों कंडीशन का वो पालन कर रहा है, तब तो वो समझिए कि साक्षर है। अगर इनमें से 7 वर्ष का नहीं हो और पढ़ लिख ले रहा हो, जैसे कोई कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो एक लड़का है वो पढ़ भी लेता है लिख भी लेता है लेकिन वो 5 साल का है, तो वो निरक्षर होगा। साक्षर होने के लिए 7 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ पढ़ा भी लिखना भी चाहिए, दोनों चीजें। कोई ऐसा भी होगा जो 7 वर्ष का होगा, पढ़ तो लेता होगा लेकिन वो लिख नहीं पाता होगा, तो वो निरक्षर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 7 साल से नीचे वाला तो निरक्षर ही होगा, चाहे पढ़ ले चाहे वो लिख ले। आइए, इतिहास में महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है वर्ष 1921 को, क्योंकि जब 1921 में जो जनगणना हुई इसमें जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही थी, माइनस मार्किंग रही थी। तो ये ध्यान रखिएगा, 7वां का होगा 1921, सही आंसर हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, क्यों कहा जाता है महाविभाजक वर्ष? तो मैं बता दिया कि जो जनसंख्या की दर थी वो ऋणात्मक रही थी, यानी कि डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 9वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, तो 2011 के अनुसार जो जनसंख्या थी वो लगभग 121 करोड़ थी, लेकिन अब 140 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, 2001 से 11 दशक में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? मतलब 2011 के अनुसार 2001 में जो 2001 से 11 तक तो जो बढ़ा है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो वह बढ़ा है 17.7%। तो दशकीय वृद्धि दर जो होगी वह 17.7 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, मतलब कि
प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वास करते हैं, निवास करते हैं? तो भारत में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 382, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार वो 484 हो गया है, लेकिन अभी उसको हम मानेंगे नहीं क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। हालिया रिपोर्ट का मैं ऐसे नहीं मानूंगा जब तक कोई ऑफिशियल ना आ जाए, है ना। आपसे पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार, तो आप 2011 के अनुसार ही बताएंगे, ना कि हालिया रिपोर्ट। अपना दिमाग मत लगाइएगा, जब हालिया रिपोर्ट पूछे तब हालिया बताना है। आइए, शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो शिशु लिंगानुपात जो शामिल किया जाता है उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की गिनती की जाती है। तो हो जाएगा बी विकल्प सही। 7 वर्ष कहाँ होता है? निरक्षर वाला होता है, केवल 7 होता है, 0 से नहीं होता है, लेकिन यहाँ 6 होता है 0 से। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था? तो 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात था वह था 943। जी हाँ, भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 943। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाँ, भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार भारत का जो शिशु लिंगानुपात था वह कितना था? तो भारत का जो शिशु लिंगानुपात था वो था 919। ध्यान रखिएगा 919 शिशु लिंगानुपात। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? मतलब कि 100 महिला में कितनी महिला पढ़ी लिखी हैं? 100 महिला में कितनी महिला पढ़ी लिखी हैं? तो 100 महिला में 65.46 महिला, यानी कि 65.5 महिला पढ़ी लिखी थी। वहीं अगर पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष वाला आगे आएगा, हम बताएंगे उसमें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का सही क्रम, मतलब कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य के पास है? विकल्प है। तो देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में तो पहला है भैया राजस्थान, फिर दूसरा पर क्या है? तो पहला तो राजस्थान सर है, बाकी दूसरा पर, तो दूसरा पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरा पर है महाराष्ट्र और चौथा पर है यूपी। तो डी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं होगा सही, डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ था? मतलब ज्यादा लोग किस राज्य में थे और सबसे कम लोग किस राज्य में थे? तो सबसे ज्यादा लोग अगर पूछेगा तो बताएंगे कि सबसे ज्यादा लोग तो उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है, और सबसे कम आदमी जो था वो सिक्किम में था। तो ए हो जाएगा सही कि सबसे ज्यादा व्यक्ति यूपी में और सबसे कम व्यक्ति सिक्किम में। यहां आपसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, लोग पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? मतलब 100 पुरुष में कितने पुरुष पढ़े लिखे थे? तो 100 पुरुष में 82.14 पुरुष आपको पढ़े लिखे मिल रहे थे। 82.14 पुरुष जो थे वह पढ़े लिखे मिल रहे थे। तो ध्यान रखिएगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार नवगठित राज्यों में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो जान लीजिए 2011 के जब जनगणना हुई थी तो तेलंगाना नहीं था। कौन नहीं था? तेलंगाना जो नहीं था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी अगर शामिल करते हैं हम तेलंगाना को, तो तेलंगाना की जो जनसंख्या है वह झारखंड से अभी के समय में कम है, ठीक ना। 2011 में ज्यादा था, लेकिन 2011 में तेलंगाना तो था ही नहीं, ठीक है, अभी ज्यादा था, अभी है झारखंड का ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो झारखंड के पास है और सबसे कम जो जनसंख्या है वह उत्तराखंड के पास है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर आपके। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की अब बात की जा रही है। कहाँ की बात की जा रही है? अब बात की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या कहाँ में था? किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या था और किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ हो सकता है? तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या था, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ में था? दिल्ली में था। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ में था? तो जो सबसे कम जनसंख्या था आपके सामने ऑप्शन है दमन दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। बताइए कहाँ में सबसे कम था? दिल्ली तो सभी में तो दिल्ली है ही, चारों में दिल्ली है, लेकिन आपको बताना है सबसे कम वाला। तो क्या बताएंगे? कम वाला बताना हो तो बताइए आप लक्षद्वीप बताइए, ठीक ना।
लक्षद्वीप जी, लक्षद्वीप जो है वहां सबसे कम जनसंख्या पाया गया, ठीक ना, लक्षद्वीप में। तो हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में। चलिए आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार, जी हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ था। तो आपको मैं बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या था, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर अपना बिहार है। तो आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो बताएंगे बिहार, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे। आइए अगला सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर, ये भी प्रश्न पिछली बार जो था वो गलत ही था, जिस बुक से मैंने बनाया था वो बहुत गलत था, है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो है 74.4। जी हाँ, साक्षरता दर कितना है, 74.4। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आंसर भी सही हो जाएगा। आइए 23वां प्रश्न। हाँ, जनगणना 2011 के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, मतलब कम जनसंख्या कहाँ है, 5 राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या आपको मैंने बताया था कि सिक्किम में है, तो सिक्किम वाला शुरुआत में होगा। तो मिजोरम तो होगा नहीं, ठीक ना, नागालैंड होगा नहीं, सिक्किम में सबसे कम था, ठीक है। फिर उसके बाद जो कम था वो था मिजोरम में था, फिर अरुणाचल प्रदेश में सीमी अगोना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, सीमी अगोना, यानी कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए अगला सवाल। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पहले तो दिल्ली में है, ठीक है, पहले तो दिल्ली में है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर भी जुड़ गया है तो जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो हो जाएगा सही, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था कहाँ में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो हुआ था वो हुआ था मेघालय में, ठीक ना। और नागालैंड में जो हुआ था वह ऋणात्मक हुआ था, माइनस में हुआ था नागालैंड में। तो पहला हो जाएगा, मेघालय में सबसे ज्यादा बढ़ा और नागालैंड में सबसे ज्यादा घटा, डिक्रीज हुआ। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, अभी आपने राज्य देखा जिसमें आपने मेघालय और नागालैंड का देखा, अब राज्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में कितना बढ़ा था। तो सबसे ज्यादा बढ़ा दादर और नगर हवेली में और सबसे कम बढ़ा लक्षद्वीप में, ठीक ना, लक्षद्वीप में सबसे कम बढ़ा, ठीक है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या भी यही था, मतलब कम जनसंख्या लक्षद्वीप का ही था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली 10 की वृद्धि में और लक्षद्वीप 10 की वृद्धि में सबसे कम। आइए अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उच्च जन घनत्व वाले 4 राज्य का घटता समूह, मतलब कि ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ में है। तो जान लीजिए, बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, फिर आता है बंगाल का, फिर आता है केरल का, फिर आता है यूपी का, मतलब बिहार, बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से कम जनसंख्या वाले अगर बात करें कि मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला घटता क्रम में, अच्छा ये तो केंद्र शासित का है, पहले इसी कर लेता हूं। जनगणना 2011 के अनुसार उच्च जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मतलब कि ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपको बताना है। तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो पहला पुदुचेरी वाला तो कट जाएगा, ठीक ना, उसके बाद दिल्ली होगा, दिल्ली के बाद आएगा चंडीगढ़, जो शहर है वहीं आएगा ना ज्यादा, तो दिल्ली, चंडीगढ़, तब आएगा पुदुचेरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए, न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। सोचिए, बिहार में है 1106, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग हैं, यहाँ 1100 लोग हैं, क्या हाल होती होगी, समझ रहे हैं आप। 1706 कितना मतलब शांत सा लगता होगा। आइए अगला प्रश्न।
हाँ, तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो तो था सर दिल्ली का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वह आपका हो जाएगा लक्षद्वीप का। मतलब यहाँ कम जनसंख्या घनत्व है लक्षद्वीप में। तो ये पहले भी बता दिया कि न्यूनतम जनसंख्या जो है वहां न्यूनतम जनसंख्या वाला, अच्छा घनत्व नहीं है, न्यूनतम जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। फिर से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ देगा ना तो अंडमान निकोबार याद रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया था ना, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या मतलब कि, अच्छा आप कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या का मतलब कि यहाँ पर कितने लोग हैं, ये होगा टोटल जनसंख्या, ठीक है। और एक यहाँ पर कितने लोग हैं मतलब जगह कम है और लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ घना ज्यादा है, ठीक है। लोग भले कम है लेकिन घना ज्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या मतलब कि सबसे कम आदमी कहाँ है, तो वो है लक्षद्वीप में, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य, तो मैंने बता दिया था कि पहला तो आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, फिर आता है आपका मिजोरम, फिर आता है सिक्किम और फिर आएगा नागालैंड, ठीक है। तो अमीसी ना याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप दिल्ली से भी पढ़ा लिखा है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप सर्वाधिक जो है वो साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न के ऊपर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का बताए? तो बताए दिल्ली का, दिल्ली का सबसे ज्यादा, और अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा फैला हुआ है और लोग यहाँ कम हैं, तो दिल्ली और अंडमान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अच्छा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो लक्षद्वीप है, लेकिन सबसे कम पढ़ा लिखा कौन होगा? तो वो होगा दादर और नगर हवेली, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। आइए हम आते हैं 35 नंबर प्रश्न के ऊपर। 35वां प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, मतलब कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? अच्छा 11 के अनुसार, अभी आप लोगों ने जब करंट अफेयर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है ना, तो मिजोरम सबको पछाड़ दिया है, लेकिन ये जो 11 के अनुसार पूछ रहा है इसके हिसाब से केरल है, केरल, मिजोरम और गोवा, त्रिपुरा हो जाएगा सही आंसर। के मी गो त्रि, यानी कि सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल हैं, फिर आएगा मिजोरम, फिर आएगा गोवा और फिर आएगा त्रिपुरा, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार तो मिजोरम हो जाएगा पहले नंबर पर, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए अब एग्जाम में आपसे हालिया पूछता है या 2011 पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, मतलब सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो सबसे ज्यादा पुरुष भी पढ़े हैं केरल में, मिजोरम में और गोवा में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे कम पढ़ा लिखा लोग, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष कहाँ पढ़ा लिखा है? तो बिहार में देखिए पुरुष भी कम पढ़ा है, महिला भी कम पढ़ा है, तो कुल मिला के दोनों कम पढ़े होंगे। बिहार में तीनों में आएगा निचले पायदान पर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षर, सबसे ज्यादा महिला कहाँ पढ़ी लिखी है? केरल में, फिर मिजोरम में, ठीक है, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में, वही सीक्वेंस चलेगा यहाँ भी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला कहाँ में पढ़ी लिखी होगी? तो बिहार की महिलाएं भी सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं और पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा बिहार ही लेता है, ये भी है सत्य, पढ़े लिखे वाले कम हो लेकिन सरकारी नौकरी में यही रहेंगे सबसे आगे। पता नहीं कहाँ से नौकरी ले लेते हैं, पढ़े लिखे तो कम है लेकिन नौकरी ले ले रहे हैं। आइए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात मतलब शिशु लिंगानुपात सबसे बेहतरीन किसका था? तो शिशु लिंगानुपात सबसे बेहतरीन अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश की दो बातें याद रखना है, एक तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो बेहतरीन है, और शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है तो भी बेहतरीन है, मतलब दोनों पे में परफॉर्मेंस अरुणाचल प्रदेश का है।
चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ का था? तो बता दिए कि सर अरुणाचल प्रदेश का था, लेकिन सबसे कम कहाँ का होगा? तो सबसे कम जो होगा वो होगा हरियाणा का। ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य होगा वह हो जाएगा आपका हरियाणा। क्लियर है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अगला, अच्छा यही प्रश्न 2 बार आ गया तो सर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, तो हरियाणा 2 बार आ गया शायद ही। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए राज्य में आपने 2 चीज पढ़ा, एक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, और कम में हरियाणा पढ़ा। अब केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का होगा? तो ये होगा पुदुचेरी का। किसका होगा? पुदुचेरी। सर्वाधिक केंद्र ये शिशु लिंगानुपात। और सबसे कम वाला किसका होगा आगे बताएंगे। तो सबसे कम वाला होगा दमन और दीव का, ये दूसरा नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो पुदुचेरी, सबसे कम दमन और दीव। आइए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों का सही समूह बढ़ते क्रम, मतलब कि कम पढ़ा लिखा राज्य कौन कौन है? तो पहला तो बिहार 1 नंबर पर रहेगा ही, ठीक है, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा राजस्थान, और तब आएगा झारखंड, ठीक ना। तो बियरू राज्य याद रखिएगा, बी से बिहार, अरु से अरुणाचल प्रदेश, राज से राजस्थान, बियरू राज्य याद रखिएगा। ये तीनों हैं, ये भोंदुआ राज्य में आ जाएंगे। भोंदुआ राज्य का मतलब कि कम पढ़ा लिखा ना, ध्यान रखिएगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, अधिकतम वाला तो पुदुचेरी बताया था, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो है वो दमन और दीव है, ध्यान रखिएगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य। तो देखिए, केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात भी है, 1084 है केरल का, तो केरल हो जाएगा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कहीं मणिपुर दे रहा था, लेकिन जब चेक किया गया गूगल से तो छत्तीसगढ़ का 991 प्रति महिला 1000 पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये ऐसे आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब ओवरऑल अभी शिशु लिंगानुपात था, अब लिंगानुपात वाला हो जाएगा, ठीक ना। शिशु लिंगानुपात वाला देख लिया आपने, अब लिंगानुपात वाला आइए। तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे बेहतरीन है, और दमन और दीव दोनों में फेलुअर है, शिशु लिंगानुपात में भी और आपका यहां भी लिंगानुपात में भी। तो हो जाएगा राइट आंसर पुदुचेरी और दमन और दीव, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अग्रणी राज्य, किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिशत एससी की है? एससी अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत, तो जान लीजिए पंजाब में सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत है, एससी का, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत की बात की जा रही है, संख्या की बात नहीं की गई है। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शहरी लिंगानुपात क्या है? शहरी का लिंगानुपात 929 है, ग्रामीण का लिंगानुपात 949 है, दोनों ध्यान रखिएगा, और टोटल लिंगानुपात 943 है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का कह रहा है, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है और सबसे कम एसटी कहाँ है? तो सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी की जो संख्या है वह आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा एसटी का, ठीक है, और पंजाब में एसटी है ही नहीं, तो न्यूनतम में पंजाब आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में नील है एसटी, जबकि एससी प्रतिशत सबसे ज्यादा पंजाब में है। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात, तो शहरी लिंगानुपात 929 था, ग्रामीण लिंगानुपात 949 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 949 हो जाएगा। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी
जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अग्रणी राज्य, प्रतिशत सबसे ज्यादा एसटी का प्रतिशत कहाँ है, तो एसटी की संख्या तो थी मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में आ जाएगा मिजोरम। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, एसटी सबसे ज्यादा है यहां। आइए अगला सवाल, बड़ा लेंदी लग रहा होगा ना ये, क्योंकि ये बड़ा लेंदी है, एक दो बार देखना पड़ेगा तब क्लियर होगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, मतलब कि नगर में किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग हैं और सबसे कम कहाँ लोग हैं। नगर में, नगर मतलब शहर नगर है ना, तो ध्यान रखिएगा। नगरीय में अब जानते हैं कि महाराष्ट्र माया नगरी है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगर में लोग मिलेंगे। और अगर देहात की और अगर सबसे कम की बात करोगे कि सबसे कम कहाँ लोग नगर में रहते हैं, तो सिक्किम के लोग सबसे कम नगर में रहते हैं। ये भी आपको ध्यान, सिक्किम में वैसे भी जनसंख्या कम ही है, तो कम तो होगा ही ना। चलिए आइए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य घटता क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ रहते हैं बताइए। तो जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, संभावना तो वही होगा भाई कि गांव में रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव में लोग रहते हैं, फिर बिहार में रहते हैं, फिर बंगाल में रहते हैं और तब महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य, मतलब कि सबसे ज्यादा एससी के लोग कहाँ में हैं और सबसे कम एससी के लोग कहाँ में हैं। ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम एससी जो है वह आपके नागालैंड, नागालैंड में एससी है ही नहीं, है ना, तो ध्यान रखिएगा नागालैंड हो जाएगा। आइए अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य का बढ़ता क्रम, मतलब कि सबसे कम गांव में लोग कहाँ हैं भाई, तो संख्या ही कम है, तो जानते हैं कि सिक्किम में सबसे कम होगा। सिक्किम में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, फिर मिजोरम में भी, उसके बाद है गोवा में, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, यहां न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला, अब सबसे कम शहर में लोग किस राज्य में रहते हैं ये पूछ रहा है। तो सबसे कम शहर में लोग कहाँ रहते हैं, तो सबसे अधिक तो गोवा में रहते हैं। अभी कहेंगे कि अभी तो महाराष्ट्र बता रहे थे, तो भाई महाराष्ट्र में आपको संख्या बता रहा था, ठीक है, अब आपको गोवा में प्रतिशत बताया जा रहा है, प्रतिशत, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज शहर में गोवा में रहते हैं और सबसे कम प्रतिशत में लोग हिमाचल में रहते हैं। जहां सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं, लेकिन प्रतिशत लगा देंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय प्रतिशत, मतलब शहरी संख्या कितना है, तो 31.16% शहरी जनसंख्या की है। बाकी जो बच गया 100 में से घटा दीजिए इतना, वो हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या। तो चलिए, इस बार 58 के 58 प्रश्न फिर दिया गया है, और कोशिश रहा इस बार कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि पिछली बार जब उसको मैंने चेक किया, क्रॉस चेकिंग, तो बहुत सारे प्रश्न गलत थे। तो गलत पढ़ लेंगे तो गलत दिक्कत तो होगा ही। अब आप बेहतरीन ढंग से इसको देख लीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका जो है डाउट सब क्लियर हो जाएगा। और 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डाटा इसमें जटिल है, देखिएगा जरूर, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। और नहीं देखिएगा तो पीडीएफ वाले ग्रुप से अगर जुड़ेंगे तो पीडीएफ लेना पड़ेगा, लेकिन फिर वो आपको महंगा पड़ेगा, 99 रुपया का पीडीएफ लगेगा। और पीडीएफ में लेकिन ये रहेगा कि जितने भी क्लास हुए हैं बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा के, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।